हेलो क्लास नाइन्थ सी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमने शुरू ही किया था। हालांकि क्लासेस जो रन कर रही हैं विद्यालय में वहाँ तो मैं इसमें काफ़ी आगे हम जा चुके हैं, लेकिन वीडियो में थोड़ा पीछे चल रहे हैं। सी यहाँ तक हमने देख लिया था, आगे देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने देख लिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्चुअली है क्या। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉज थे या हैं, ठीक है ना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉज थे। पहला लॉ ऑफ कांस्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द सेकंड वन इज व्हाट, सेकंड वन इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमने देख लिया था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो दूसरा लॉ है, वी विल सी टुडे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक कर लिया था, रिएक्शन तक। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी डिस्कस्ड अर्लियर। टुडे वी विल लर्न लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सी मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। कोई भी सब्सटेंस है लाइक वाटर, पानी, इसमें दो तरह के एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि ये जो वाटर है, इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका जो रेशियो होगा बाय मास, यानी कि मास का जो रेशियो होगा, जो भी होगा 1:8 है मान लो, या 1:10 है, कुछ भी है, वो हमेशा फिक्स होगा। मतलब किसी भी सब्सटेंस में उसमें जो एटम्स होते हैं उनका रेशियो बाय मास फिक्स होता है, और इस चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करता कि वो उसका सोर्स क्या है या उसको बनाया किसने। मतलब पानी कहाँ से आ रहा है या किसने बनाया, कहाँ से प्रोड्यूस, कुछ नहीं मतलब है। या क्वांटिटी पे भी, मतलब अगर एक बूंद पानी ले या एक जग पानी ले, इस सारी चीज़ों पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है उनके रेशियो का बाई मास। अगर एक बूंद पानी है फिर उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होगा। एक जग पानी है वो भी 1:8 होगा। अगर नदी का पानी है फिर भी 1:8 होगा। समझ में आ रही ना बात। समुद्र का पानी है, मतलब किसी भी सब्सटेंस में उसके एटम का रेशियो बाई मास फिक्स होता है, चाहे उसका सोर्स जो भी हो या जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा, बात वही हुई, ठीक है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वी हैव टू, मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। लेवोशियर along with other scientists noted that many compounds were composed of 2 or more elements। इन्होंने ये बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड किससे बने, दो या दो से अधिक एलिमेंट से बने। एंड ईच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम एंड वेयर हु प्रिपेयर्ड इट। बात वही जो मैंने आपको बताई है, सेम एलिमेंट प्रेजेंट है और सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। इन ए कंपाउंड सच एज वाटर, जो हमने भी बताया, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर। पानी चाहे जहाँ से है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होगा। 10 इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 9 ग्राम पानी अगर डिकम्पोज किया जाए, मतलब 1:8 बताया ना मैंने, यानी कि टोटल पानी 9 है, मतलब 1 हाइड्रोजन है और 8 ऑक्सीजन है, तो यानी कि टोटल पानी कितना है 9, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तो मिलकर बना है। यानी कि 9 ग्राम पानी को अगर तोड़ा जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि अब 9 को 1:8 के रेशियो में बांटेंगे, कितना आएगा, 1 ग्राम ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन आएगा। कहने का मतलब हमेशा यही है। बात समझ में आ गई ना। सिमिलरली अमोनिया के केस में भी है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो जो है NH3 होता है फार्मूला, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो जो है 14:3 होगा हमेशा, चाहे अमोनिया कहीं से आए, बाई मास, वॉट एवर द मेथड और सोर्स ऑफ फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन। ठीक है ना, यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। अब मुझे बस आप छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। हालांकि क्लासेस में मैंने ये करवाया है सारी चीज़ें कि कैसे आता है टर्म, लेकिन एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग करें, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस हो। ये जो मैंने बताया ना कि वाटर में 1:8 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो 14:3 है, जो बुक में मतलब सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये रेशियो आया कैसे, यही मेरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में आप बताइए, नहीं तो मैं इसको बताने के बाद ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक इस बात समझ में आ गई। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट या कांस्टेंट बोथ आर सेम है। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउट एज ए
प्राउट के द्वारा प्राउट में पढ़ रहा हूँ, प्राउस्ट एज कैसे बताऊँ ने, एनी केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई मास, वही जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना भाई। द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब अगला प्रॉब्लम क्या था, द नेक्स्ट प्रॉब्लम बाय द साइंटिस्ट वाज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। जब ये दोनों लॉज मिल गए तो इनको सही से एक्सप्लेन करना भी तो जरूरी है ना, तो अब उस पर लग गए लोग। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, बेसिक थ्योरी उन्होंने बताई। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, मैटर को डिवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने लिया। विच वॉज टिल देन जस्ट ए फिलोसफी, तब तक वो फिलोसफी थी जब तक उन्होंने लिया नहीं था उस कॉन्सेप्ट को, है ना। ही टुक द नेम एटम्स एज गिवन बाय द ग्रीक्स एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स। उन्होंने क्या प्रपोज किया कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा किसी मैटर का, किसी सब्सटेंस का, उसको क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। देखो ये कर क्यों है डाल्टन, जो ऊपर दोनों लॉज हमने बताया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के दोनों लॉज जो बताएं, उसको अप्रूव या उसको प्रूव करने के लिए, उसको और सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है ना। तो उसमें पहला चीज़ उन्होंने क्या देखा कि एटम्स बोलते हैं किसको, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा किसी सब्सटेंस का। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वही मैंने जो भी आप बताया, ठीक है ना। डाल्टन, अब देखो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बेस्ड थी किस पे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किस पे बेस्ड थी, डाल्टन एटॉमिक, मतलब दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जो भी आप बोलो, ठीक है ना। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो डाल्टन की थियरी थी ना, उसने किसको एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, जिसमें क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इन दोनों को एक्सप्लेन किया किसने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। या इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ने किसको सहयोग दिया, वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को दिया। तो एक तरह से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को प्रूव किया किसने, एक तरह से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को प्रूव किया किसने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने, ठीक है ना। शुरुआत हुई थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से, उसको सेटिस्फाई और पूर्ण किया किसने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने। उनके कॉन्सेप्ट जो थे उस सेटिस्फाई करते थे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों को, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। ये डाल्टन के बारे में दे रखा है, थ्योरेटिकल पोर्शन, यू हैव टू स्टडी दिस। अब डाल्टन ने क्या बोला, इनके 6 पॉस्टुलेट्स हैं। एक सेकेंड, According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element or compound or mixture, डाल्टन ने बोला चाहे एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, इज कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। उन्होंने क्या बोला कि जो कोई भी मैटर हो वो एक स्मॉल पार्टिकल से बना होता है और उसको क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलोज। अब ये 5-6 पोस्टुलेट उन्होंने डाल्टन ने दिए हैं, वो क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। All matter is made of very tiny particles called atoms which participate in chemical reaction. पोस्टुलेट का पहला जो पोस्टुलेट जो पहला पोस्टुलेट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो ये था किसी भी सब्सटेंस का जो मैटर बना होता है, कोई मैटर वो बहुत टिनी पार्टिकल से बना हो, उसको बोलते हैं एटम। और वही एक सिंगल एटम पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने में। कहने का मतलब है कि अगर H2O कहीं रिएक्शन में कहीं जा रहा है तो H सेपरेटली पार्टिसिपेट करेगा, ऑक्सीजन इसका सेपरेटली पार्टिसिपेट करेगा, एटॉमिक फॉर्म में से पार्टिसिपेट करते हैं। पूरा वाटर ही नहीं पार्टिसिपेट कर लेगा, एटम से इसके निकल के केमिकल रिएक्शन करते हैं। दूसरा पोस्टुलेट पढ़ते हैं, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। अब एटम को नहीं डिवाइड किया जा सकता, कौन बोल रहा है, डाल्टन। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम्स आर इनडिविजिबल एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, और यही पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में। और इसी वजह से जब हम कह रहे हैं कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो यहीं से आया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब कोई चीज़ क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकती, तो जब एटम नहीं डिस्ट्रॉय किया सकते तो उसके मास को भी नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये दूसरा पोस्टुलेट जो है वो सेटिस्फाई कर। तीसरा है, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट मान लो हाइड्रोजन लिया, इनमें 2 एटम है H और H, तभी तो H2 बना है। तो एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के जो 2 एटम या 2 से अधिक एटम होंगे वो आइडेंटिकल होंगे किस में, मास में, क्योंकि सेम ही एटम है। मास में आइडेंटिकल होने के साथ साथ
केमिकल प्रॉपर्टी भी आइडेंटिकल होगी, बराबर होगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम एटम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज और सारी मास में भी आइडेंटिकल होंगी। चौथा देखते हैं, फोर्थ वन, एटम्स ऑफ उसका जस्ट अपोजिट, तीसरे का जस्ट अपोजिट चौथा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे एक H2 ले लिया तो इसमें दो एटम H और H, ये एलिमेंट एक हो गया। एक Cl2 ले लिया, इसके एलिमेंट Cl और एलिमेंट कह रहा हूँ एटम Cl, तो दो Cl। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट मतलब एक इसका H और एक इसका Cl, तो ऑब्वियसली इसका मास भी अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग एटम हैं। ये चौथा था। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स ही कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाते हैं, होल नंबर में कंबाइन होते हैं, ठीक है ना। पांचवा ये। छठवां क्या है? अब पता है ना, एटम से कंपाउंड मॉलिक्यूल बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, ये आपस में मिलके एटम्स होल नंबर में, कई एटम मिलके कंबाइंड होंगे होल नंबर में, और उससे क्या बना लेंगे? कंपाउंड्स बना लेंगे। सबसे लास्ट देखते हैं, सी द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। कहने का मतलब है कि अगर H2O है तो इसमें कितने एटम है? 3, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के। तो पानी अब कहीं भी रहेगा, वाटर, तो उसमें कितने एटम रहेंगे? 3। तो द रिलेटिव नंबर, मतलब नंबर मतलब 3, एंड काइंड्स ऑफ एटम, काइंड्स ऑफ एटम मतलब इसमें 2 तरह के एटम है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पानी कहीं भी रहेगा तो उसमें एटम 3 ही रहेंगे, मतलब नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, द रिलेवेंट नंबर कांस्टेंट हो गया। और टाइप मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा हमेशा। ये काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट, मतलब नंबर और काइंड दोनों सेम रहेगा किसी भी गिवन कंपाउंड में हमेशा, ठीक है ना। यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल। अभी तक हमने ये देखा ना कि डाल्टन बता रहे हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज व्हाट? एटम। लेकिन हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है, और क्या होगा वो नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ये क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये आप करेंगे, फिर व्हाट इज एन एटम विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। इफ एनी डाउट डायरेक्टली आस्क। ओके, थैंक यू।